हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, ई नॉट ऑक्सीडेशन, ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट सेल, ये सब देखे थे। अब एक चीज़ ये होती है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ई या ई नॉट, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम लोग देखे ही थे। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है या फिर जो सेल पोटेंशियल होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव होती है। ये चीज़ हम लोग शायद लास्ट ईयर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बात किए थे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो उनको हम लोग डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसको भी डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि हम लोग कर रहे थे, हम लोग लिखे थे ई नॉट सेल को ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ऐसा लिखा गया था। हमने दो रिएक्शन ऐड की थी, एक ऑक्सीडेशन वाली और एक रिडक्शन वाली, और उनके ई नॉट को हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया था। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसे देख लिया जाए कि ये सपोज करिए जिंक वाला इलेक्ट्रोड है, और यहाँ जिंक +2 आयन है, और इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, मतलब अपने स्टैंडर्ड कंडीशन में अभी है ये, और इसका ई नॉट जिंक से जिंक +2 का 0.76 वोल्ट है। तो अगर इसके जगह एक छोटा सा इलेक्ट्रोड हम लोग बना दें जिसमें जिंक हो और यहाँ सॉल्यूशन में जिंक +2 हो, तो ऐसा नहीं है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। अभी भी यहाँ पे जिंक से जिंक +2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.76 वोल्ट ही रहेगा। ये साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, या सॉल्यूशन का अमाउंट आप कितना ले रहे हैं इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी नाम दिया करते थे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट हम लोग नहीं कर सकते। तो अब बात यह है कि क्यों हम लोग ई नॉट सेल को ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन डायरेक्टली ऐड करके लिख दिए, अगर नहीं कर सकते तो उस केस में रिजल्ट वही आ जाता है, इसलिए हम लोग ऐसा कर देते हैं। कैसे रिजल्ट वही आ जाता है ये अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो अब बात ये फंस रही है यहाँ पे कि अगर डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो फिर कैसे हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग करते क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसका रिलेशन एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से हम लोग निकाल लेते हैं। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से इसका रिलेशन निकाल लेते हैं, और वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है डेल्टा जी। डेल्टा जी से इसका रिलेशन हम लोग निकाल लेते हैं, और डेल्टा जी एक्सटेंसिव है तो इसको डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसके हेल्प से फिर हम लोग इसका रिलेशन पता करते हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ आप लोग को लिखनी है, नोट करनी है। क्या नोट करेंगे, लिखेंगे वहाँ पे, लिखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, so it cannot be added directly. So it cannot be added directly. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, so it can be added directly. So it can be added directly. देखा। अब हम लोग देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है डेल्टा जी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ या फिर सेल पोटेंशियल के साथ। पहले अगर देखा जाए किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए, फॉर एन इलेक्ट्रोड, तो किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -NF ई नॉट के बराबर होती है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट, या फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है -NFE। अगर डेल्टा जी नॉट निकालना है तो ई नॉट यहाँ ले लेंगे, अगर डेल्टा जी सिंपली निकालना है तो यहाँ पे सिंपली ई आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी क्या है, तो ई या ई नॉट क्या है ये तो समझ में आ ही रहा है। एफ क्या है, तो एफ को हम लोग बोलते हैं फैराडे, एफ को बोला जाता है फैराडे, और 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम। अच्छा फैराडे होता क्या है ये पता है, फैराडे हम लोग बोलते किसको है,
आता कहाँ से है? तो फैराडे होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो होता है फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज प्रेजेंट है वही है फैराडे। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है कूलम्ब्स में हमें पता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.6 × 10⁻⁻19। तो 1 मोल पे कितना होगा तो इंटू Na कर देंगे, तो कूलम्ब में उसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आती है 96500 कूलम्ब। तो ये F है 96500 कूलम्ब। और N क्या है? तो N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। मतलब क्या इसका, जो इलेक्ट्रोड जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं वही है N की वैल्यू। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है तो N की वैल्यू 2 है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है तो N की वैल्यू 4 है। तो N क्या है पता चल गया, F क्या पता चल गया, और E या E0 क्या है तो हमें पता ही था। तो ये होता है किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए। वही अगर हम लोग किसी सेल की बात करें तो सेल के लिए भी रिलेशन डेल्टा G0 का अगर लिखना है तो -NF E0 सेल हो जाएगा। यहाँ E की जगह E0 आ जाएगा, सॉरी E की जगह E0 की जगह E0 सेल आ जाएगा अगर सेल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो। यहाँ अगर सेल के लिए डेल्टा G निकालना है तो -NF E सेल, ऐसा हो जाएगा। बस एक छोटा सा डिफरेंस आता है, F तो यहाँ पे भी वही है, N थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाता है। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड इन सेल रिएक्शन। मतलब क्या इसका, कि अगर आप सेल रिएक्शन लिख रहे हैं तो 2 रिएक्शन होगी। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर सेल रिएक्शन है तो उसमें 2 रिएक्शन होगी, एक ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होगी और एक रिडक्शन वाली रिएक्शन होगी। दोनों को ऐड करेंगे तब हमें सेल रिएक्शन मिलेगा। और ऐड करते टाइम इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे हों। अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हो रहे हो तो हम लोग किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन को छोड़ नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में निकल रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में एक्सेप्ट भी होने चाहिए। तो सपोज करिए पहले रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, सो दैट कैंसिल हो जाए। सेल रिएक्शन पहचानने का तरीका भी है ये, कोई रिएक्शन सेल रिएक्शन है या नहीं ये कैसे पहचानेंगे? तो उसमें एक ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन होना चाहिए, एक रिडक्शन वाला रिएक्शन होना चाहिए, और उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है तो वो सेल रिएक्शन नहीं कहलाएगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब ऐड हो रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं वही कहलाएगा सेल के लिए N। तो ये आप वीडियो पॉज करके इस चीज़ को वहाँ पे नोट करें। चलिए अब आगे देखें। जैसे सपोज करिए A से बन रहा है A+2 और साथ में निकलना है 2 इलेक्ट्रॉन। इसका E0 हमें दिया गया है x वोल्ट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दे दिया गया है k सपोज करिए। इसका डेल्टा G0 कितना होगा तो -n की वैल्यू कितनी है तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनटू f की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना हुआ डेल्टा G0 तो f की वैल्यू 96500 रख देंगे, उससे डेल्टा G जूल में आएगा, ठीक है, इनटू E0, और इसका E0 हमें दिया गया है x, तो ये हो गया इसका डेल्टा G0। अब एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं 2a से 2a+2 और साथ में निकल रहा है तब 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका E0 कितना होगा? अगर इसका E0 x है तो इसका E0 कितना लिखेंगे आप? हमने क्या किया, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से E0 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि E0 क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। आप किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए उससे E0 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग लास्ट ईयर पढ़े ही थे कि जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर में चला जाता है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k² हो जाएगा। या इसका डेल्टा G0 कितना हो जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन अब इन्वॉल्व है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो -4 × f × E0 की वैल्यू अभी भी x है। तो इस चीज़ को भी वहाँ पे कॉपी में नोट करिए, ये भी याद रखना है हमें, मतलब
क्या चीज़ चेंज होती है, क्या चीज़ चेंज नहीं होती है, इस तरीके से हमें याद रखना है। चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। जैसे बोला गया कॉपर से बन रहा है कॉपर प्लस और साथ में निकल रहा है एक इलेक्ट्रॉन और इसका ई नॉट दिया गया है x वोल्ट, और बोला गया है कॉपर प्लस से बन रहा है कॉपर प्लस 2 और साथ में एक और इलेक्ट्रॉन निकला, इसका ई नॉट दिया गया है y वोल्ट। अगर इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया जाए तो कॉपर प्लस कैंसिल हो जाएगा, नेट रिएक्शन हमारे पास क्या बचेगा, तो कॉपर से कॉपर प्लस 2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इसका ई नॉट कितना होगा, तो क्या डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करके x प्लस वाई लिख दें हम लोग, तो नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अब इसका ई नॉट कितना होगा x और y के टर्म्स में, ये हमें निकालना है। तो हम लोग ई नॉट को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, बट हम लोग डेल्टा जी को तो ऐड कर सकते हैं। इसका डेल्टा जी नॉट 1, इसका डेल्टा जी नॉट 2 और इसका डेल्टा जी नॉट 3। और हम लोग ये लिख सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2, ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब इनके डेल्टा जी नॉट की बात कर लें। पहले वाले का डेल्टा जी नॉट कितना होगा, तो माइनस n कितना है, तो 1 इंटू एफ इंटू ई नॉट, इसका कितना है तो x। या दूसरे वाले का कितना होगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 माइनस 1 इंटू एफ इंटू इसका ई नॉट है y। या डेल्टा जी नॉट 3 कितना होगा, तो माइनस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इंटू एफ इंटू इसका ई नॉट हमें निकालना है। तो ये हो गया इसका डेल्टा जी नॉट। तो अब इनकी वैल्यूज अगर रख दी जाए तो माइनस 2 इंटू एफ इंटू ई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 है माइनस 1 इंटू एफ इंटू एक्स, और डेल्टा जी नॉट 2 है माइनस 1 इंटू एफ इंटू वाई। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, f कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2 ई नॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब ई नॉट इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, तो x प्लस वाई बाई 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इन दोनों का ई नॉट देके इसका पूछेंगे। क्वेश्चन में और थोड़ा चेंज करना है तो इसका ई नॉट दे देंगे, इसका ई नॉट दे देंगे, इसका पूछेंगे। तो करना फिर भी यही है, इस बार अननोन ये हो जाएगा फिर। तो इसी तरह क्वेश्चन में घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल को आप वहाँ पे नोट करें, वीडियो पॉज करें और इसको नोट करें। चलो एक और क्वेश्चन की अगर बात की जाए, सपोज करिए बन रहा है Fe से Fe प्लस 2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ई नॉट है x वोल्ट, और दूसरा रिएक्शन है Fe प्लस 2 से Fe प्लस 3 और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका ई नॉट है y वोल्ट। अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो नेट रिएक्शन हमें क्या मिलेगी, तो Fe प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, नेट रिएक्शन Fe से Fe प्लस 3 और साथ में निकलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ई नॉट कितना होगा। तो फिर से वही काम किया जाए, डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2। डेल्टा जी नॉट 3 इसका है, डेल्टा जी नॉट 1 पहले वाले का, डेल्टा जी नॉट 2 दूसरे वाले का है। डेल्टा जी नॉट 3 क्या लिखा जाएगा, माइनस 3 इंटू एफ इंटू ई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 क्या होगा, तो माइनस 2 इंटू एफ इंटू x, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका ई नॉट x है, प्लस डेल्टा जी नॉट 2 कितना होगा, तो माइनस 1 इंटू एफ इंटू ई नॉट इसका है y। तो अब यहाँ पे माइनस कैंसिल हो गया, f कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 ई नॉट इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2x प्लस वाई बाई 3। तो इस तरीके से सॉल्व होता है ये। इस एग्जाम्पल को भी वहाँ पे आप नोट कर लें। इसी में चेंज किया जाएगा, इसका ना बता के इसका बता देंगे, इसका पूछेंगे या इसका पूछेंगे। और इस तरह से रिएक्शन ना देके हो सकता है इस तरीके से आपको लिख के दे दिया जाए, ई नॉट फॉर Fe से Fe प्लस 2 इज इक्वल टू x वोल्ट, ई नॉट फॉर Fe से Fe प्लस 3 इज इक्वल टू y वोल्ट,
कैलकुलेट ई नॉट फॉर Fe+2 से Fe+3, ऐसे क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। तो ये Fe से Fe+2 मतलब ये आपको दिया गया है x, Fe से Fe+3 मतलब ये वाला आपको दिया गया है y, Fe+2 से Fe+3 मतलब ये वाला आपको निकालना है। इसी तरह से लिख के फिर निकाला जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ फ्रेम किया जाता है। एक क्वेश्चन ट्राई करिए। Br माइनस से बन रहा है BrO3 माइनस और उससे बन रहा है BrO4 माइनस। यहाँ से यहाँ का ई नॉट हमें दिया गया है x वोल्ट और यहाँ से यहाँ का ई नॉट हमें दिया गया है y वोल्ट। बताना है यहाँ से यहाँ का ई नॉट कितना है। इसको ट्राई करिए खुद से, सोचिए, वीडियो पॉज करके सोचिए क्या होगा, फिर हम बताते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए, इसमें करना क्या है, रिएक्शन लिखिए। Br माइनस से बन रहा है BrO3 माइनस और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहाँ -1 में है, यहाँ +5 में है, 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा। इसका ई नॉट क्या बताया गया, इसका ई नॉट बताया गया है y वोल्ट। अच्छा, BrO3 माइनस से बना दीजिए BrO4 माइनस। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहाँ +5 में है, यहाँ +7 में है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहा होगा। इसका ई नॉट क्या दिया गया हमें, नहीं, इसका नहीं दिया गया, इसका ई नॉट हमें निकालना है। अच्छा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट रिएक्शन क्या मिल जाएगा हमें, तो नेट रिएक्शन हमें मिल जाएगा Br माइनस से, ये तो कैंसिल हो गया, BrO4 माइनस और साथ में 8 इलेक्ट्रॉन और इसका ई नॉट Br माइनस से BrO4 माइनस का ई नॉट हमें दे दिया गया है x वोल्ट। तो अब डेल्टा जी वाला मेथड लगाया जाए। डेल्टा G03 इज इक्वल टू डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02। डेल्टा G03 कितना होगा, तो -8 इलेक्ट्रॉन इसमें है इंटू F इंटू इसका ई नॉट है x इज इक्वल टू -6 इंटू F इंटू y प्लस -2 इंटू F इंटू ई नॉट जो हमें निकालना है। माइनस कैंसिल हो गया, F कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा 4x इज इक्वल टू 3y प्लस ई नॉट। तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट हो जाएगा 4x माइनस 3y। ये इसका आंसर। चलिए, इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके दिए जाते हैं। तो अब बात ये आती है कि जब इतना काम करना पड़ रहा है तो सेल के केस में हमने डायरेक्टली क्यों कर दिया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन हमने लिख दिया, डायरेक्टली ऐड कर दिया उन दोनों को। जबकि हम लोग देख रहे हैं इतना काम करना पड़ रहा है, डेल्टा जी ऐड करना पड़ रहा है, डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02 इज इक्वल टू डेल्टा G03 कर रहे हैं। तो सपोज करते हैं हम लोग ऐसा एक सेल ले लेते हैं, A से A+2, B+3 से B। ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है, इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन मान लेते हैं, और रिडक्शन वाला प्रोसेस है, इसका ई नॉट रिडक्शन हम लोग लिख देते हैं। और हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं कि अगर इस सेल का ई नॉट सेल निकालना है तो ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन डायरेक्टली लिख देना है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो क्यों ऐसा डायरेक्टली, तो देखा जाए A से बन रहा है A+2 और साथ में निकल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ई नॉट हमें बोल दिया गया ई नॉट ऑक्सीडेशन है। और दूसरा रिएक्शन है B+3, इससे बन रहा है B, तो साथ में एक्सेप्ट हो रहा होगा यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन और इसका ई नॉट हमें दे दिया गया ई नॉट रिडक्शन। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें सेल रिएक्शन मिलेगा। बट एक चीज़ है कि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेल रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे इनकी वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बात हो चुकी है। अब उसके बाद जब ऐड करेंगे तब हमें सेल रिएक्शन मिलेगा। इसका सेल रिएक्शन क्या होगा, तो इसका सेल रिएक्शन
6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 3a प्लस 2b प्लस 3। इससे हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो 3a प्लस 2 और साथ में मिल रहा है 2b, और इसका E नॉट है E नॉट सेल। तो अब डेल्टा जी वाला मेथड यूज किया जाए। डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2। डेल्टा जी नॉट 3 क्या लिखा जाएगा, सेल के लिए डेल्टा जी नॉट क्या था, याद करिए, सेल के लिए डेल्टा जी नॉट था माइनस एन। एन क्या था, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं सेल रिएक्शन में, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन, 3 2 नहीं 6, 6 इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल, ये डेल्टा जी नॉट 3 हो गया, इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1। डेल्टा जी नॉट 1 कितने इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हैं, तो 2 नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 6, तो माइनस 6 इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस डेल्टा जी नॉट 2 कितना है, तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो माइनस 6 इंटू एफ इंटू ई नॉट रिडक्शन। माइनस कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, एफ कैंसिल हो गया, क्या बचा रिलेशन हमारे पास, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। तो सेल के केस में ये चीज़ डायरेक्टली ऐड हो जा रही है। क्यों ऐसा हो जा रहा है, क्योंकि सेल के केस में n की वैल्यू जितनी पहले रिएक्शन के लिए है उतनी ही दूसरे रिएक्शन के लिए है और उतनी ही तीसरे रिएक्शन के लिए है, इसलिए n की वैल्यू हर जगह कैंसिल हो जा रही है और f और माइनस तो कैंसिल हो ही जाना है। इस वजह से सेल के लिए ऐसा रिलेशन आ जा रहा है। तो ये चीज़ हम लोग पहले देखे थे, ये चीज़ लिखे थे, और वो यहाँ से अभी हम लोग देख रहे हैं क्यों हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि दो रिएक्शन को ऐड करेंगे तो उनके ई नॉट डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे कभी भी, सिर्फ एक केस में ऐड होंगे। किस केस में, अगर उन दोनों रिएक्शन को ऐड करने से हमें सेल रिएक्शन मिल गया तभी उनके ई नॉट को हम लोग डायरेक्टली ऐड करेंगे, अदरवाइज उनके ई नॉट को हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। अगर दो रिएक्शन को ऐड करने से हमें सेल रिएक्शन मिल गई, और सेल रिएक्शन किसको बोल रहे हैं हमें पता ही है, उसमें ऑक्सीडेशन होना चाहिए, उसमें रिडक्शन होना चाहिए और उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो दो रिएक्शन को ऐड करने से हमें अगर सेल रिएक्शन मिल रही है तभी उनके ई नॉट को हम लोग डायरेक्टली ऐड करेंगे, अदरवाइज उनके ई नॉट को हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे। उनके ई नॉट को डायरेक्टली ऐड ना करके डेल्टा जी को ऐड किया जाएगा, डेल्टा जी के हेल्प से निकाला जाएगा कि नेट रिएक्शन का ई नॉट कितना है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगे, उनको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब हम लोग देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, तो अगर कोई सेल अपने स्टैंडर्ड कंडीशंस में नहीं है तो फिर उसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे हम लोग, सेल पोटेंशियल, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है नर्स्ट इक्वेशन। हम लोग एक रिलेशन लास्ट ईयर पढ़े थे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा गया था, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, अगर याद हो तो, जहाँ पे क्यू क्या होता था, तो रिएक्शन कोशेंट। तो इसको हम लोग सेल रिएक्शन पे अप्लाई कर देते हैं, और सेल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट को लिखा जा सकता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। तो एक काम करते हैं, माइनस एन एफ से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल, और यहाँ हो जाएगा माइनस, अच्छा एल एन क्यू को लॉग बेस 10 में अगर कन्वर्ट कर दें तो 2.303 आ जाएगा, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, और ये हो जाएगा लॉग क्यू। तो ये बोला जाता है नर्स्ट इक्वेशन, ये नर्स्ट इक्वेशन का बेसिक फॉर्म है। हालांकि हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये बेसिक फॉर्म है नर्स्ट इक्वेशन का, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। होता क्या है कि अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 केल्विन,
तो यहाँ पे टेम्परेचर 298 रख देंगे, आर की वैल्यू में पता ही है, एफ की वैल्यू में पता ही है 96500। ये सब वैल्यूज़ अगर रख दी जाए तो ये ई सेल कैलकुलेट होके ऐसा आ जाता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस यहाँ पर हो जाता है 0.059 अपॉन एन बचा रह जाएगा बस, और ये हो जाएगा लॉग क्यू। तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। और हमारे सामने जितने क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आते हैं, तो हम लोग इस फॉर्म को ज़्यादा यूज़ करते हैं। हालांकि याद इसको भी रखना है, क्वेश्चन बनाना चाहें तो इस पर भी बनाते हैं, और इनफैक्ट IIT JEE में क्वेश्चन आए भी हैं जिसमें ये वाला फॉर्म यूज़ हो रहा है। ध्यान रखना है 2.303 RT अपॉन F, इसी की वैल्यू है 0.059। 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू 0.059। तो अगर कोई सेल अपने स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है तो उसका पोटेंशियल यहाँ से आएगा, ई सेल इज इक्वल टू होगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू। तो अगर ई सेल निकालना है तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए सेल के बारे में। पहला क्या, तो ई नॉट सेल पता होना चाहिए। ई नॉट सेल अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया है तो कहाँ से आएगा, तो ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन से आएगा, वो दोनों क्वेश्चन में दिए गए होंगे, तो उसके हेल्प से ई नॉट सेल निकालेंगे। एन कहाँ से आएगा, तो सेल रिएक्शन लिखेंगे उससे पता चलेगा एन। सेल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखेंगे, रिडक्शन वाला रिएक्शन लिखेंगे, और दोनों को ऐड करेंगे इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो, तो उससे पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, वो होगा एन। और क्यू, क्यू मतलब रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट का एक्सप्रेशन लिखना हम लोग को आता ही है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है वैसा ही रिएक्शन कोशेंट का भी होता है, बस वो किसी भी टाइम पे हम लोग ले सकते हैं। तो क्यू का एक्सप्रेशन रिएक्शन से ही पता चलेगा। तो सबसे पहला काम रिएक्शन लिखिए, वहाँ से एन की वैल्यू और वहाँ से क्यू का एक्सप्रेशन पता चलेगा। क्वेश्चन में कंसंट्रेशन वगैरह दिया गया होगा तो क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, एन निकल गया, ई नॉट सेल निकाल लेंगे तो ई सेल आ जाएगा। अच्छा, ये इक्वेशन हम लोगों ने सेल के लिए लिखा है, बट ये किसी इलेक्ट्रोड के लिए भी एप्लीकेबल है, किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे ई नॉट आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एन क्या होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अगर सेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एन क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड इन सेल रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोड के लिए अप्लाई करेंगे तो एन हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए वहाँ पे, और नीचे क्या लिखना है इसको नोट करने के बाद एप्लीकेबल फॉर अ सेल एज वेल एज एन इलेक्ट्रोड, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, सेल के लिए भी और इलेक्ट्रोड के लिए भी। एप्लीकेबल फॉर अ सेल एज वेल एज एन इलेक्ट्रोड, ये चीज़ यहाँ लिख लीजिएगा, नोट करिए इसको। जैसे अगर डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल में सेल रिएक्शन क्या होता था, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस, इससे बनता था जिंक प्लस 2 एक्वस और साथ में कॉपर सॉलिड। तो इस सेल के लिए एन की वैल्यू 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए हैं, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर इसके क्यू का एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 ये आएगा। ये सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन नहीं आएगा, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2, इसका कंसंट्रेशन, ये सॉलिड है इसका नहीं आएगा, तो ये इसका क्यू का एक्सप्रेशन हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे सपोज करिए ऐसा रिएक्शन है, Fe सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस, इससे बन रहा है Fe प्लस 2 एक्वस और साथ में H2 गैस, ऐसा है। तो इसके लिए अगर Q का एक्सप्रेशन लिखना है तो इसके लिए Q का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ Fe प्लस 2 आएगा, इसका कंसंट्रेशन आएगा। ये गैस है तो गैस का तो कंसंट्रेशन लेते हैं, बट यहाँ कंसंट्रेशन ना लेके पार्शियल प्रेशर लिया जाएगा H2 गैस का, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। क्या ध्यान देना है कि अगर रिएक्शन में कोई गैस इन्वॉल्व है तो उसका कंसंट्रेशन ना लेके उसका पार्शियल प्रेशर यूज होगा इस Q के एक्सप्रेशन में, इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग अगर याद हो तो पढ़े थे
Kc एक क्वांटिटी होती है, इसमें Kc के एक्सप्रेशन में सबका कंसंट्रेशन आता था, या Kp एक क्वांटिटी होती थी, इसमें सबका पार्शियल प्रेशर आता था। एक क्वांटिटी जो हम लोग नहीं पढ़े हैं उसको हम लोग बोलते हैं Kpc। ये भी एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसमें क्या है, सबका जो भी एक सॉल्यूशन फेज में उसका कंसंट्रेशन, और अगर कोई गैस फेज में है तो उसका पार्शियल प्रेशर यूज होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ट्रू थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्चुअली ये जो रिलेशन है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम नोट किया गया है, ना कि केपी या केसी। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम। इसको अगर इधर लिखा जाए, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा है, केसी है या केपी है, कौन सा है? ऐसा तो कभी हम लोगों ने लिखा नहीं कि यहाँ पे केपी आएगा या केसी आएगा, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा होता है, तो ये केपीसी होता है। होता क्या था, हमारे सामने कोई भी कंट्रोवर्शियल केस नहीं आते थे। हमारे सामने जो रिएक्शन आता था उसमें या तो सब कुछ गैस फेज में होता था या फिर सब कुछ सॉल्यूशन फेज में होता था। अगर सब कुछ गैस फेज में है तो अगर आप उसके लिए KPC लिखने जाएंगे तो उसके KP के बराबर हो जाएगा, और इसी को तब हम लोग यहाँ यूज़ कर लेंगे। वही अगर सब कुछ सॉल्यूशन फेज में है तो उसके लिए KPC, अगर सब कुछ सॉल्यूशन फेज में तो आप सबका कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे तो वही KC के बराबर हो जाएगा, तो वो भी यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, बट एक्चुअल में ये क्या है, तो ये KPC है। इसको बोला जाता है ट्रू थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बट हम लोग को इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, लेकिन इस फॉर्मूले में यही चीज़ यूज़ होती है, ठीक है, ध्यान देना है। तो Q की वैल्यू, अगर कोई गैस इन्वॉल्व है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें नहीं चाहिए, जितना हमारे काम भर का उतना हम लोग जाने हैं। तो करना क्या है, सिंपल सा इसको ऐसे याद रखिए कि अगर रिएक्शन में कोई गैस इन्वॉल्व है तो उसका कंसंट्रेशन ना लेके उसका पार्शियल प्रेशर हम लोग यूज़ करेंगे Q के एक्सप्रेशन में। ये हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इन दोनों एग्जाम्पल को वहाँ पे नोट कर लीजिए कॉपी में। एक एग्जांपल देखते हैं, नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन बोला गया कि रिएक्शन कुछ ऐसा हो रहा है, H2 गैस से बन रहा है H प्लस एक्वस एनोड पे, और कैथोड पे हो रहा है कॉपर प्लस 2 एक्वस से कॉपर। इसका प्रेशर हमें दिया गया, इसका प्रेशर दे दिया गया 10 रेज़ टू दी पावर -4 ATM। इसका कंसंट्रेशन दिया गया 10 रेज़ टू दी पावर -1 मोलर। इसका कंसंट्रेशन दे दिया गया 10 रेज़ टू दी पावर -2 मोलर। ये हमें बता दिया गया, और हमें बोल दिया गया E0 फॉर कॉपर से कॉपर प्लस 2 इज इक्वल टू -0.34 वोल्ट। बोला गया कैलकुलेट ई सेल कैलकुलेट करना है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहला काम हमारा है सेल रिएक्शन लिखना। तो सेल रिएक्शन के लिए एनोड की रिएक्शन लिखी जाए। H2 गैस से बन रहा है 2H प्लस एक्वस बनेगा, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कैथोड की रिएक्शन अब लिखी जाए। कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कॉपर प्लस 2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बना रहा होगा कॉपर सॉलिड। इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट रिएक्शन हमें मिलेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ कैंसिल हो ही जा रहे हैं, अगर नहीं होते तो फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम लोग करते। तो नेट रिएक्शन हमें क्या मिलेगा, तो H2 गैस प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस, इससे हमें मिल रहा होगा 2H प्लस एक्वस और साथ में कॉपर सॉलिड। तो N की वैल्यू क्या हो गई, तो N की वैल्यू 2 आ गई। या Q का एक्सप्रेशन अगर लिखना है तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, ये तो सॉलिड है ये तो आएगा नहीं, अपॉन में क्या आएगा, H2 गैस है तो इसका पार्शियल प्रेशर आएगा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2, ऐसा आ जाएगा।
तो ये Q का एक्सप्रेशन हो गया, N की वैल्यू हो गया। अच्छा, इसका E नॉट सेल कितना होगा, तो E नॉट ऑक्सीडेशन कितना है, तो H2 से H प्लस का E नॉट 0 होता है, अगर याद हो तो अज्यूम किया गया ये वैल्यू, प्लस E नॉट रिडक्शन, E नॉट ऑक्सीडेशन तो 0 है, E नॉट ऑक्सीडेशन 0 है, प्लस E नॉट रिडक्शन मतलब E नॉट फॉर कॉपर +2 से कॉपर +2 से कॉपर का चाहिए हमें, कॉपर से कॉपर +2 का दिया गया तो इसका माइनस कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 0.34, मतलब E नॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी 0.34 वोल्ट। तो अब हमें E नॉट सेल पता चल गया, N पता चल गया और Q का एक्सप्रेशन पता है, इनका कंसंट्रेशन और प्रेशर दिया ही गया है क्वेश्चन में, तो अब इसके हेल्प से हम लोग E सेल की वैल्यू निकालेंगे। E सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल है 0.34 माइनस 0.059 बाई N की वैल्यू 2 है, लॉग के अंदर H प्लस के कंसंट्रेशन का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻² अपॉन में क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मतलब 10⁻⁻⁴ और कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 मतलब 10⁻⁻²। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10⁻⁻² कैंसिल हो गया, ये 10⁻⁻4 ऊपर जाके 10⁻⁴ हो गया, तो 0.34 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ 10⁻⁴, 4 बाहर आ जाएगा, लॉग 10 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 0.34 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 4, तो ये कैंसिल हो गया। इसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग 0.06 ले सकते हैं, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन ना हो तो ये हो गया 0.34 माइनस, अगर 0.6 ले ले 0.06 तो ये 0.12 हो गया, 0.12, तो ये हो गया कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 0.22 वोल्ट। ये सेल का ई सेल हो गया। इस कंडीशन में सेल का सेल पोटेंशियल 0.22 वोल्ट आ रहा है, ई सेल की वैल्यू। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन को घुमाने के लिए हो सकता है कि ई सेल की वैल्यू बता दी जाए, बोला जाए बताइए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है, तो अननोन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा, बाकी चीज़ें हमें पता रहेंगी। क्वेश्चंस इस तरीके से यहाँ पे फ्रेम किए जाते हैं नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड। ये हम लोग ने सेल के लिए अप्लाई किया। हो सकता है इसको नोट करना था, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे H2 गैस था और यहाँ पे H प्लस एक्वस। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ये सेल के लिए हम लोगों ने देखा। किसी इलेक्ट्रोड के लिए भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं उसको भी देख लेते हैं। बोलोगे कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड at pH 10 at 25 degree centigrade. Calculate oxidation potential of hydrogen electrode at pH 10 at 25 degree centigrade. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब उसमें H2 और H प्लस इन्वॉल्व हो गए, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात हो रही है तो रिएक्शन क्या लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन मतलब H2 से H प्लस बनाएंगे हम लोग, और 2H प्लस बनेगा और साथ में निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। हाँ, वहाँ पे pH कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है, मतलब H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो 10⁻⁻10। इसका प्रेशर हमें नहीं दिया गया। Q का एक्सप्रेशन में आपको लग रहा होगा कि इसका प्रेशर आएगा, लेकिन दिया तो नहीं गया है। तो अगर नहीं दिया गया है तो हम लोग 1 मान लेंगे खुद से। अगर कंसंट्रेशन या प्रेशर नहीं दिया हो तो हम लोग 1 मान लेंगे, अनलेस कि उसी की वैल्यू हमें ना निकालनी हो, ये ध्यान रखिएगा। चलिए खैर, तो इस पर नस्ट इक्वेशन लगाया जाए। E निकालना हमें इसका, E फॉर H2 से H प्लस इज इक्वल टू होगा E नॉट फॉर H2 से H प्लस माइनस 0.059 अपॉन N की वैल्यू कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 2 लॉग के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ऐसा आ जाएगा।
इसकी वैल्यू कितनी, तो ये 0 होता है, अज्यूम्ड है ये, माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ H प्लस कंसनट्रेशन कितना है, तो 10⁻⁻10 का स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻20 अपॉन पार्शियल प्रेशर 1 अज्यूम कर लेंगे हम। तो ये -20 बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा और 2 से कैंसिल होगा तो 10 बचेगा। 10 इंटू 0.059 मतलब ये हो जाएगा 0.59 वोल्ट। ये इसका E हो गया, E फॉर H2 से H प्लस। तो इस तरीके से किसी इलेक्ट्रोड के लिए भी बोला जाता है। अगर वही यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना बोल के रिडक्शन पोटेंशियल बोला गया होता तो आप रिएक्शन उल्टा लिख देते, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से H2, फिर उसका निकाल देते। तो कौन सा पोटेंशियल बोला गया है इसका ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडेशन बोला गया तो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखिएगा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल बोला गया तो रिडक्शन वाला रिएक्शन लिखिएगा, तब निकालिएगा। अच्छा, कभी कभी क्या किया जाता है ना, सिंपली ऐसा बोल दिया जाता है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH 10। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया। तब फिर क्या करेंगे, कोई रिएक्शन तो आप लिखेंगे ना, या तो ऑक्सीडेशन लिखेंगे उसका निकालेंगे या रिडक्शन लिखेंगे उसका निकालेंगे। वैल्यू एक दूसरे का निगेटिव आएगा तो आंसर आप कौन सा बताएंगे। तो अगर कुछ नहीं बताया गया है तब फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा जाता है वो रिडक्शन पोटेंशियल को रेफर करता है। अगर कुछ नहीं लिखा गया है, सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला गया है, तो इसका मतलब है वो रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये अज्यूम्ड होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो अब ऐसे में हम लोग को रिडक्शन पोटेंशियल निकाल देना है, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से H2 गैस बना के उसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर देना है। चलिए, तो ये हो गया नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस। किसी सेल के लिए या किसी इलेक्ट्रोड के लिए इस पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको प्रैक्टिस करना है। इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। अब एक चीज़ ये कि जैसे डेनियल सेल की अगर बात करें तो वहाँ पे रिएक्शन क्या था, तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस, इससे बन रहा था जिंक प्लस 2 एक्वस और कॉपर सॉलिड। इसके Q का एक्सप्रेशन है कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2। सपोज करिए अगर हम लोग डेनियल सेल को यूज़ करें तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। तो डेनियल सेल का फंक्शन कैसा होता था, तो जिंक ऑक्सीडाइज होता था, जिंक प्लस 2 बनता था, जिंक ऑक्सीडाइज होकर जिंक प्लस 2 बनाता था। और अगर जिंक ऑक्सीडाइज होकर जिंक प्लस 2 बनाएगा तो सॉल्यूशन में जिंक प्लस 2 आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और कॉपर प्लस 2 रिड्यूस होकर कॉपर बनाता था तो इसका कंसंट्रेशन, कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन घटेगा। अगर हम लोग डेनियल सेल को यूज़ करें तो अगर उससे इलेक्ट्रिसिटी विड्रॉ की जाए, अगर वहाँ पे सेल रिएक्शन होने लगे तो ये चीज़ होगी, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और इसका कंसंट्रेशन घटेगा। इन दोनों के ही वजह से इसकी वैल्यू ओवरऑल क्या होगी, तो बढ़ेगी, मतलब Q की वैल्यू बढ़ेगी। अब हम लोगों ने देखा कि ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n log Q। अगर Q की वैल्यू बढ़ रही है तो उससे ई सेल की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा, Q बढ़ेगा तो log Q बढ़ेगा, तो ये वाला पूरा टर्म बढ़ेगा। और ये माइनस में है, अगर ये इस पूरे टर्म की वैल्यू बढ़ रही है जो कि माइनस में है तो इसकी वैल्यू घटेगी। मतलब जैसे जैसे हम लोग सेल को यूज़ करेंगे सेल का पोटेंशियल घटेगा और घट के फाइनली कितना हो जाएगा, तो 0। एक ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें, इधर हम लोग रख रहे हैं log Q को और इधर रखा जा रहा है ई सेल को। ई सेल का ग्राफ log Q के साथ अगर ड्रॉ किया जाए, y इज इक्वल टू C माइनस mx, y इज इक्वल टू C माइनस mx, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा विथ नेगेटिव स्लोप, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ नेगेटिव स्लोप। ये ग्राफ इसके पीछे भी जा सकता है, डिपेंड करेगा कि आप कंसंट्रेशन वगैरह कितना ले रहे हैं, Q की वैल्यू क्या है।
ये यहाँ पे log Q की वैल्यू क्या है तो 0, log Q 0 हुआ तो ये पूरा टर्म गायब हो गया। ई सेल की वैल्यू किसके बराबर हो गई तो ई नॉट सेल के, मतलब जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे ई नॉट सेल है। जैसे जैसे हम लोग सेल को यूज़ करेंगे सेल का पोटेंशियल घटेगा, log Q की वैल्यू बढ़ेगी, सेल का पोटेंशियल घटेगा, घटते घटते फाइनली वो कितना हो जाएगा तो 0। और जब 0 हो गया तब फिर अगर ई सेल की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये कि हमें सेल से पोटेंशियल मिलना बंद हो गया, मतलब सेल काम करना बंद कर दिया। सेल काम करना बंद कर दिया मतलब क्या, सेल के अंदर एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही थी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होना कब बंद हो जाती है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होना तब बंद होगी जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग सेल को यूज़ करते हैं सेल अपने इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है, और जब फाइनली इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा तो वहाँ पे रिएक्शन बंद हो जाएगी और उस टाइम सेल का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ई सेल की वैल्यू घट के 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या मतलब निकल रहा है, तो यहाँ से मतलब निकल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0। और इक्विलिब्रियम पे Q की वैल्यू किसके बराबर होती है तो K इक्विलिब्रियम के बराबर होती है, या इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G 0 हो जाता है, ऐसा हम लोग देखे थे लास्ट ईयर, डेल्टा G 0 हो जाता है। तो जैसे जैसे सेल को यूज़ करेंगे हम लोग सेल पोटेंशियल घटेगा और फाइनली घट के 0 हो जाएगा, ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी, Q की वैल्यू K इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगी। क्या ई नॉट सेल 0 होगा, तो ई नॉट सेल 0 नहीं होगा, ई नॉट सेल तो एक फिक्स क्वांटिटी है, उसकी जो वैल्यू थी वो उतनी ही रहेगी। डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होगा, उसकी वैल्यू जितनी थी उतनी ही रहेगी। 0 क्या होगा तो ई सेल, या 0 क्या होगा तो डेल्टा जी। इस चीज़ को यूज़ करके हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली ई सेल इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ Q। तो एट इक्विलिब्रियम अगर हम लोग कंडीशन पे चले जाए तो ई सेल की वैल्यू हो जाएगी 0 इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल, ये तो 0 होगा नहीं, माइनस 0.059, एन तो उतना ही रहेगा। Q की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ई नॉट सेल को अगर इधर ले आए तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम, इतना हो जाएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो रिलेशन लिखा जा रहा है ये किस टेम्परेचर पे लिखा गया है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसके अलावा कोई डिफरेंट टेम्परेचर होता तो यहाँ पे क्या आ जाता टर्म 2.303 RT/NF, ऐसा हो जाता। जाता 25 पे आता तो ये इक्वेशन हम लोग लिख लिया। तो अगर ई नॉट सेल आपको पता हो तो वहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो तो ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। हाँ उसके लिए क्या चाहिए हमें तो n चाहिए। तो वीडियो को पॉज करें, ये सारी चीज़ वहाँ पे नोट करें, ग्राफ ऑफ ई सेल वर्सेस लॉग Q, और फिर दूसरा इसका हेडिंग होगा रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पॉज करके ये दोनों चीज़ें वहाँ पे नोट किया जाए।